हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज अपन नया स्टार्ट करते हैं। कुछ नया स्टार्ट जो करना है वो आज अपना है गाउस लॉ और इसकी एप्लीकेशन यानी कि इसके अनुप्रयोग देखने। तो पिछली जो क्लास में अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि ये अगला ये गाउस लॉ पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। तो अगले से अगले में अपन देखते हैं। जैसे अपन ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखा। वो फील्ड लाइंस किसी सरफेस से कितनी निकलती है उस नंबर को कैसे गिनेंगे, उसी चीज को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो उसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अपन सबसे पहले पढ़ते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब क्या होता है सबसे पहले डिस्कस करते हैं। जैसे ये आपके पास कोई सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस से ये फील्ड लाइंस गुजर रही है। तो ये इस पूरे सरफेस में से होकर गुजर रही है। तो ये कितनी है, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर उसका जितनी फील्ड लाइंस जा रही है उसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या आ जाती है देखते हैं। किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस which passes perpendicular to its surface, that is called electric flux, ठीक है। यानी कि फाई आपका क्या होता है, E इंटू ई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटू परपेंडिकुलर सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू परपेंडिकुलर एरिया। ठीक है, यानी कि विद्युत फ्लक्स बराबर विद्युत क्षेत्र इंटू अभिलंबवत क्षेत्रफल सदिश। ये ठीक है, फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाएगी तो देखते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी भाई, यानी कि मात्रक क्या हो जाएगा, ये होता है न्यूटन पर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर कूलाम सॉरी, और ये होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है, और एक और होता है आपके पास, इसका क्या होता है, न्यूटन पर मीटर, ये होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर, ये भी इसका होता है। अब आप इसके डायमेंशन निकाल लो, डायमेंशन यानी कि विमा, इसकी विमा निकाल लो। विमा कैसे निकालते हैं, सॉल्व कर लो। न्यूटन की कितनी होती है, m1 l1 t माइनस टू इंटू मीटर की क्या होती है l2 और कूलाम की होती है a1 t1। इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो m1 l3 t माइनस 3 और a माइनस 1। ठीक है, ये चीज आपके पास होती है। एक बार आप इसको नोट कर लो। ए पॉइंट, इफ surface is plane and electric field is uniform,
यानी कि यदि समतल पृष्ठ तथा समान विद्युत क्षेत्र हो, ठीक है, तो क्या करना है? जैसे मान लो ये कोई सतह है जिसका यहां से ये वेक्टर ए है, एक सदिश, और इस तरीके से आपके पास फील्ड लाइन गुजर रही है। तो मान लो इस डायरेक्शन में फील्ड लाइन गुजर रही है और ये इसके साथ अगर थीटा एंगल पर है, तब आपके पास क्या होता है? फाई इक्वल, एक तो क्या होता है ई, ठीक है, और इंटू में क्या आता है? इंटू में क्या आता है? ए का फैक्टर उसके परपेंडिकुलर सरफेस के, ये क्या आता है? ए कॉस थीटा। तो आपके पास फाई क्या हो जाता है? ई ए कॉस थीटा, और जब कॉस थीटा होता है तो क्या लगता है भाई? डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो फॉर्मूला आ गया फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी ए, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखें, फर्स्ट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि ये जो सरफेस है उसके क्या होगा? एक तरीके से परपेंडिकुलर होगा। जैसे भाई लाइंस आपकी ये ऐसे गुजर रही है और सरफेस ऐसा होगा, तो इसका ये वेक्टर ए भी इसके डायरेक्शन में होगा, तो थीटा कितना होगा? 0। अगर थीटा 0 cos 0 होता 1, तो फाई इक्वल टू क्या होगा? ई ए, और ये कैसी वैल्यू है? मैक्सिमम सेकेंड थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, cos 90 0, तो फाई कितना होगा भाई? 0, और ये क्या है? मिनिमम। कैसे कि भाई ये आपकी लाइंस जा रही इधर, ठीक है, अब आपने सरफेस भी ऐसे रख दिया, ये आपके ये सरफेस हो गई और ये इससे लाइन जा रही है, तो क्या ये इसके सरफेस में से थोड़ी जा रही है? क्योंकि ये तो बहुत पतला होगा एरिया, इस कारण से क्या होगा? इसको गिनेंगे नहीं, तो यहाँ पर क्या आ रहा है नंबर आपके पास? फाई की वैल्यू कितनी आ रही है? 0, ठीक है। तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए इसी का बी पार्ट, इफ सरफेस इज कर्व्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि यदि पृष्ठ वक्रीय तथा असमान, नॉन यूनिफॉर्म यानी असमान विद्युत क्षेत्र हो, असमान विद्युत क्षेत्र हो, तो देखो क्या होगा। जैसे मान लो ये आपके पास सरफेस, ये भाई सरफेस कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि यूं मान लो आप, इस तरीके से अगर सरफेस होता है तो उसमें से फ्लक्स जो है वो किस तरीके से पास होते हैं वो देखना है। तो मैंने क्या किया, जब आपके पास ऐसी स्थिति होती है, अभी मान लो, ठीक है, तो आप इसको सेक्शन में तोड़ो, ठीक है, कोई भी एक सेक्शन आप जो है इसमें कंसीडर करो, या आपने कंसीडर करो। मान लो इसका जो एरिया है वो यहाँ पे, ये होगा डी ए वेक्टर, और यहां से फ्लक्स जो पास हो रहा है वो इधर वेक्टर ई, और दोनों के बीच में जो एंगल है वही थीटा। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर एरिया भी वेरी कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी कर रहा है, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? यहां पर वेरी कर रहा है। तब क्या होता है? वही चीज पहले तो फाई इक्वल टू ई, और इसका क्या होगा? डी ए कॉस थीटा, ठीक है, और डी फाई होगा, ठीक है, क्योंकि इतने सा स्लिट में से डी फाई निकलेगा, तो डी फाई इक्वल टू क्या हो गया? वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ठीक है। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन, यहां पर लिमिट आएगी एरिया की, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ये ध्यान रखना है। यानी कि आपको जब भी कोई किसी भी सरफेस के लिए आपको निकालना हो, ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला रहेगा।
ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। एक और चीज इसमें, अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं ई कॉस थीटा और ये डी ए, इसको जब खोलूंगा तो ई ए कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा को इसके साथ लिख दिया तो फाइव इक्वल टू, इसको लिखते हैं ई एन और ये आपका हो गया डी ए। यहां पर जो ई एन है यानी कि अब आपने क्या कर दिया, इसको कंपोनेंट बना दिया। ठीक है, ये ज्यादा काम नहीं आएगा आपको, तो इसको याद रखना, ध्यान रखना। ठीक है, यहां तक आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो एक बार इसको आप नोट कर दीजिए, फिर अब इसके न्यूमेरिकल पार्ट पर अपन चलते हैं। देखिए, आपके पास एक न्यूमेरिकल लेते हैं अपन। आपको क्या कहता है, यहां पर एक सरफेस है, इसके आगे एक और सरफेस है, यहां से होते हुए ऐसे फील्ड लाइंस गुजर रही है। ठीक है, टोटली गुजरेगी, तो इसके लिए फील्ड अलग होगा, इसके लिए फील्ड अलग होगा। इसने कहा यहां पर जो फील्ड है, ठीक है, वो आपके पास 200 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और यहां पर जो फील्ड है वो आपको फाइंड करना है कितना हो जाएगा। यहां से जो फ्लक्स निकलता है φ1, ठीक है, वो आपके पास है 9 मीटर स्क्वायर पर कूलम, और यहां से जो फ्लक्स निकलता है वो आपके पास है 72 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब इसका एरिया, ठीक है, और इसका एरिया दोनों कितने हैं 5 मीटर स्क्वायर, और ये भी 5 मीटर स्क्वायर। तो आपको E2 की वैल्यू बतानी है किस तरीके से निकालेंगे। तो अपने को देखो ध्यान है कि अगर मैं यहां पर मैं φ1 निकालता हूं, ठीक है, φ1 क्या होगा E1 A1, ठीक है, और φ2 क्या होगा E2 A2। φ1 कितना 9, E1 कितना 200। अब एक चीज ऐसा भी नहीं, देखो दोनों का एरिया क्या है, A1 इक्वल टू क्या है A2 है। अपने को पता है फाई इक्वल टू क्या होता है इन जनरल ए होता है, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर निकल रहा है। ठीक है, तो थीटा 0 डिग्री, थीटा 0, तो फाई इक्वल टू ई ए मैक्सिमम होता है। तो फाई इक्वल टू ई ए होता है, तो ए इक्वल टू क्या होगा फाई अपॉन ई। तो यहां पर क्या होगा φ1 अपॉन E1 इक्वल टू φ2 अपॉन E2, क्योंकि फ्लक्स एक ही है, अलग अलग नहीं है, इसीलिए ध्यान रखना। φ1 यहां पर कितना है 9, E1 कितना है 200, φ2 कितना है 72, और E2 कितना है E2। तो इसको सॉल्व कर दो, E2 इक्वल टू 72 अपॉन 200 अपॉन 9, 9 8 जा 72, E2 इक्वल टू 1600 न्यूटन पर कूलम। ये आपके पास कि भाई यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा 1600 न्यूटन पर कूलम होगा। नोट कर ले इसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको वेक्टर ही दे दिया 200 i कैप 300 j कैप, और यूनिट हो जाएगी इसकी न्यूटन पर कूलम। ठीक है, आपको जो एरिया का वेक्टर दे दिया वो आपको दे दिया 3 इंटू 10 की पावर -3 j कैप, और ये मीटर स्क्वायर। तो आपसे उसने पूछा फ्लक्स कितना होगा, तो फाई इक्वल टू क्या होगा वेक्टर ई डॉट ए। तो फाई इक्वल टू यह आपका 200 i कैप 300 j कैप डॉट 3 इंटू 10 की पावर -3 j कैप। अब बस अपने को पता है कि जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो सिर्फ j वाला j के साथ मल्टीप्लाई, i का i के साथ और k का k के साथ, तो इन दोनों में सिर्फ j ये वाला ही आ रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 300 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -3। तो ये हो जाएगा 2 0 यहां से कट गए, पहले चलो कर देते 900 इंटू 10 की पावर -3, तो फाई इक्वल टू 0.9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आपका फ्लक्स जो होगा वो इतना होगा। ठीक है, नोट कर ले इसे। देखिए नेक्स्ट आते हैं आप गाउस लॉ पर। गाउस का, अब गाउस ने क्या कहा, गाउस ने डायरेक्टली एक फॉर्मूला दे दिया आपको। फॉर्मूला क्या दिया, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि किसी सरफेस से
नंबर ऑफ फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि क्या कह दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एनी क्लोज्ड सरफेस is defined as the ratio of electric charge inside the surface to its permittivity। यानी कि हिंदी में लिख देता हूं, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश तथा उसकी विद्युतशीलता के अनुपात के समान होता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ध्यान क्या रखना है, मैंने क्या बोला है कि बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स ऑफ एनी क्लोज्ड सरफेस, उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश, यानी कि पॉइंट बताता हूं, जैसे कोई ये सरफेस है, ठीक है, अंदर यहाँ पे Q है, यहाँ 2Q है, या माइनस का 3Q है, ठीक है, बाहर यहाँ पर 4Q है, माइनस का 5Q, कुछ भी है, तो मुझे इन आवेशों से कोई मतलब नहीं होगा, इसके अंदर जो उपस्थित है बस उसी से मेरा काम होगा, बाकी किसी से मुझे कोई मतलब नहीं है। अभी मैं इनके प्रॉपर्टी बताऊंगा तभी अब सारे पॉइंट बताऊंगा, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, दूसरा मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर नीचे 4 पाई का गुणा और 4 पाई का भाग कर देता हूं। तो आपको याद होना चाहिए, अगर अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है तो उसको अपन k लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 पाई KQ। तो ये आपके पास दूसरा फॉर्मूला आ गया, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड देना आसान नंबर नहीं है, इससे अच्छा है कि k का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब आपके पास देखो टोटल फॉर्मूले क्या हो गए, एक तो E डॉट DA 4 पाई KQ और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपके पास 3 फॉर्मूला हो गए हैं, इन फॉर्मूलों को अप्लाई करो और इससे अपन क्या करेंगे, फ्लक्स की जो है नंबर्स को फाइंड करेंगे। तो एक बार आप इसको नोट कर लें, इसके बाद मैं आपको प्रॉपर्टीज बताता हूं। अब देखिए अब गाउस का जो लॉ है वो किस किस पर निर्भर करेगा, कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस हो सकती है वो देखते हैं। तो पहला पॉइंट आता है, ठीक है, गाउस का नियम वहां अप्लाई होगा, गाउस का नियम जो है फॉलोज कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब के नियम पर निर्भर, यानी कि जहां पर आपके कूलम्ब का लॉ लगता है वहीं पर गाउस का लॉ भी लगेगा, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट। ठीक है, अब यहां पर जो आपके पास गाउस का जो नियम लगेगा वो किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो भी आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जो भी आपके पास फ्लक्स होगा वो किस किस पर डिपेंड करता है, सबसे पहले नेचर ऑफ चार्ज पर। ठीक है, कि नेचर ऑफ चार्ज कितना है, वो किस मीडियम में रखा हुआ है, वो किस मीडियम में रखा हुआ है, और उसकी क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, और साथ में उसकी ज्योमेट्री क्या है, अभी ज्योमेट्री का भी खेल बता दो, यानी कि उसकी प्रकृति, उसका माध्यम, क्वांटिटी यानी कि उसका माप, और ज्योमेट्री होने के उसकी संरचना, वो किस तरीके से है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि गाउस का नियम भी डिपेंड रहता है। तीसरा,
अगर कोई सरफेस है, जैसे ये सरफेस है, इसके अंदर अगर फ्लक्स एंटर कर रहा है, एंटर, ठीक है, यानी प्रवेशित हो रहा है, एंट्रिंग, ठीक है, एंट्रिंग यानी कि प्रवेशित, तो देखिए एंट्रिंग यानी कि प्रवेशित जो फ्लक्स होगा उसको अपन पॉजिटिव लेंगे, और इसी में से अगर फ्लक्स बाहर निकल रहा है यानी कि निर्गत यानी कि एग्जिट, तो उसको अपन माइनस से डिनोट करेंगे। उसको किससे डिनोट करेंगे? माइनस से। फोर्थ पॉइंट आपके पास होता है, ठीक है, ये हमेशा इसके अंदर जो फाई होगा, मैंने अभी आपको पॉइंट बताया था कि अंदर के अगर चार्ज अंदर होगा और ये चार्ज बाहर है, ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करता है? फ्लक्स सिर्फ अंदर वाले आवेश पर डिपेंड करता है, यानी कि फ्लक्स जो है वो किस पर डिपेंड है? फ्लक्स डिपेंड्स ओनली ऑन द इनसाइड चार्ज, ठीक है, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है। उसके अंदर जो आवेश है बस उसी पर निर्भर करेगा, बाकी दूसरों से कोई मतलब नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट क्या होगा यहां पर ध्यान रखें। अब देखो फिफ्थ पॉइंट में क्या है आपके पास कि आपका फॉर्मूला क्या था? फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहां पर एप्सिलॉन नॉट तो आपका कांस्टेंट है, तो फाई क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू क्यू, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो सिर्फ क्यू पर डिपेंड करता है, उसके क्षेत्रफल, उसके एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। यानी कि आपने जैसे कोई ये लिया क्यू इसके अंदर है, तो इसके लिए भी फाई ही आएगा। आपने ये एरिया ले लिया, इसके लिए अभी भी अंदर क्यू ही है, इसके लिए भी फ्लक्स फाई ही रहेगा, ठीक है, बढ़ेगा नहीं। आपने चाहे सरफेस कुछ ऐसा ले लिया, इसके अंदर में भी क्यू चार्ज ही है, तो अभी भी इसका जो फ्लक्स है वो फाई ही रहेगा। यानी कि जो सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो सिर्फ आवेश पर डिपेंड करेगा, उसके चार्ज पर डिपेंड करेगा, उसके शेप या साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। इसीलिए कहा कि वो अगर ये अलग पॉइंट हो जाता है, यहां पर इसको ज्योमेट्री को कंसीडर नहीं करोगे, यानी कि कूलाम का जो लॉ है सिर्फ क्लोज्ड सरफेस के लिए लगेगा। 6.1 लिख देता हूं और यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, गाउस का जो लॉ है, गाउस का जो लॉ है वो किसके लिए अप्लाई होगा? सिर्फ क्लोज्ड सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस, बंद पृष्ठ के लिए, खुले पृष्ठ के लिए बिल्कुल नहीं लगेगा गाउस का लॉ, ठीक है, वो ठीक। तो वापस एक बार डिस्कस करा देता हूं, ठीक है, आपको सिर्फ ये पॉइंट दिमाग पर रखने हैं, ठीक है। कैसे है? गाउस का लॉ क्या है? ये कब अप्लाई होगा? कहां पर? जहां कूलाम का लॉ लगेगा वहां गाउस का लॉ भी लगा सकते हैं। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किस किस पर डिपेंड करता है? चार्ज के नेचर पर, उसके चारों तरफ के मीडियम पर, उसके अंदर कितने क्वांटिटी में है, और उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा। एंट्रिंग करने वाला पॉजिटिव लेना है, एग्जिट करने वाला नेगेटिव लेना है। अभी इस पर एक न्यूमेरिकल बता देता हूं। फिर चार्ज जो उस फ्लक्स, जिस आपको फ्लक्स निकालना है जहां पर, उसके अंदर जितना चार्ज होगा वो आपको काम में लेना है, उसके बाहर जो भी होगा उससे मुझे मतलब नहीं। यानी कि फ्लक्स डिपेंड्स ओनली ऑन द इनसाइड चार्ज, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश पर ही निर्भर करता है। फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है तो फाई प्रोपोर्शनल टू क्यू, यानी कि आपने इतना सा एरिया लिया और यहाँ क्यू रखा तब भी फाई, आपने एरिया बढ़ा दिया अभी भी क्यू है तब भी फाई, आपने स्ट्रक्चर ऐसा कर दिया और अभी भी चार्ज आपने क्यू ही रखा है तभी भी आपका फ्लक्स फाई ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। दूसरी चीज, गाउस का नियम वहां ही लगेगा जो सरफेस कैसी हो, क्लोज्ड सरफेस हो, ओपन सरफेस के लिए अप्लाई नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आप इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट आते हैं अपन प्रूफ ऑफ गाउस लॉ। गाउस के नियम का सत्यापन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आप। तो देखो इसके लिए क्या करना होगा।
मान लो यह आपके पास सरफेस है, यह आपका पॉइंट जो है वो O है और यहां पर आपने Q चार्ज रख दिया, ठीक है। ये यहां से जो एरिया निकलता है वो आपका हो गया वेक्टर dA। यहां पर मैंने एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया है। यहां पर पॉइंट P जहां पर मुझे फील्ड फ्लक्स निकालना है, यह आपका वेक्टर E, यहां पर आपका एंगल थीटा, और अगर मैं इसको मिला देता हूं तो यहां पर जो एंगल बनता है इसको लिखते हैं डी ओमेगा से, जिसको बोलते हैं सॉलिड एंगल यानी कि ठोस कोण, ठीक है। और इस पॉइंट यानी कि इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो फाइंड करना, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर इस P पॉइंट से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। तो क्या होगा फॉर्मूला, यानी कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा भाई, इसको लिखेंगे वेक्टर ईपी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये जो यहाँ डिस्टेंस है पी और ओ के बीच, इसको लिख देते हैं आर, और डॉट यहाँ पर आर कैप, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो अगर ये आ गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, यानी कि विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ईपी डॉट वेक्टर डीए, यहां पे पुट करते हैं। तो फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन, यह आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप, ठीक है, और डॉट वेक्टर ए। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, के क्यू इक्वल के क्यू बाहर, ठीक है, और यह आपका बच गया आर कैप डॉट वेक्टर डीए और अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं भाई पर, तो के क्यू अपॉन, इसको डॉट सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, और कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक है, के क्यू ये होता है 1, यह आपका डीए, ये कॉस थीटा और अपॉन आर स्क्वायर, तो फाई इक्वल टू के क्यू, इसको लिखा जाता है सॉलिड एंगल। ये जो सॉलिड एंगल बना था इसी को बोलते हैं एरिया अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, एरिया अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर सॉलिड एंगल कहलाता है, इसको ओमेगा लिख दिया। तो यहां पर ये चीज आती थी फाई इक्वल टू के क्यू इंटू 4 पाई, के क्यू इंटू 4 पाई, किसी भी एक स्पेयर के लिए या एक कंप्लीट ये घूमता 360 तक, तो उसका एंगल कितना बनता है, सॉलिड एंगल 4 पाई। तो आपके पास फाई इक्वल टू के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका क्यू, और ये 4 पाई से 4 पाई गया, तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपका फॉर्मूला आ गया, और यही आपका डेरिवेशन था। तो इसको ध्यान से देखें, ये आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन, ये आपके पास कोई सिस्टम यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर जो फ्लक्स आ रहा है वो आपके पास है 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और जो यहाँ से निकल रहा है वो आपके पास है 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस कूलम। तो आपसे पूछता है अंदर चार्ज कितना है, अंदर आवेश कितना है, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं। तो पहले अपन नेट फ्लक्स नहीं है, ध्यान रखें, नेट फ्लक्स, ठीक है, यानी कि कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन, ये आपका है 800 माइनस 400, तो हो गया 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। अब दूसरी चीज, गाउस के नियम से, गाउस लॉ, वो क्या कहता है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आपको क्यू निकालना है, तो क्यू इक्वल टू फाई एप्सिलॉन नॉट,
तो Q इक्वल टू 400 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। आप मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2 जीरो से समझ लो पॉइंट गया, 2 पॉइंट है और 2 जीरो गए, 8 5 जा 20 कैरी में 2, सॉरी 8 4 जा 22 कैरी, 8 4 जा 32 और 2 34, 4 और 3 कैरी, 4 8 जा 32 और 3 35 और इंटू 10⁻⁻12। मैंने आपको बताया 3 डिजिट जितना होता है एक के बाद पॉइंट करना है, तो 3.54 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, तो Q इक्वल टू 3.94 नैनो कूलम, यानी कि इसके अंदर कितना चार्ज है 3.54 नैनो कूलम। अगर अब आपको क्वेश्चन में पूछ लेता है कि यहाँ अंदर जो चार्ज था वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो ध्यान रखें अगर निकलने वाला फ्लक्स ज्यादा है, निकलने वाला फ्लक्स ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज होगा। ध्यान रखें अगर निकलने वाला फ्लक्स या ये फ्लक्स जो आता है वो अगर पॉजिटिव नंबर आया तो चार्ज भी पॉजिटिव होगा, अगर ये नेगेटिव नंबर आता तो चार्ज कैसा होता, नेगेटिव वाला होता। क्योंकि आपको याद होगा कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव होता है तो उसमें से फ्लक्स निकलता है टोटल, तो अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो इसने जितना लिया और उससे ज्यादा निकाला होगा। क्योंकि अगर ये आ रहा है -700 आ रहा है यानी कि अंदर -Q चार्ज होगा तभी तो, और 800 जा रहा है यानी कि Q ज्यादा होगा प्लस का, तभी तो बाहर ज्यादा जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना ये पॉइंट को, ठीक है, तो नोट कर ले आप इसे। देखिए एक और चीज, अब आपके पास एक क्यूब पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, उस क्यूब को मैं डिस्कस कर देता हूं। कैसे, मान लीजिए आपके पास एक क्यूब है, ठीक है। अब क्यूब में देखो चार चीजें, उसका सेंटर बराबर बीच का हिस्सा, ठीक है, उसकी कोई सरफेस, उसकी कोई एज यानी किनारा, उसका कोई कॉर्नर यानी कि शीर्ष, इन चारों पर अगर अपन आवेश रख देते हैं तब कुल फ्लक्स कितना कितना होगा वो देखते हैं। तो फर्स्ट एट सेंटर यानी कि केंद्र पर अगर ये चीज होती तो क्या होगा, यानी कि आपका जो चार्ज होगा क्यूब वह बराबर इस क्यूब के सेंटर में पड़ा होगा, तो आपका कुल टोटल नेट फ्लक्स कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसके अंदर में से। ठीक है, अगर मैं पूछता हूं एक सरफेस का, सतह या फिर यहां लिख दो सरफेस, ठीक है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ध्यान देना। चलो तो क्या करोगे, टोटल में कितनी सरफेस है यहाँ पे 6, तो उस 6 का डिवाइड कर दो, तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वापस ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। देखो तो सेंटर पर रखा हुआ है, जैसे आप इस रूम को मान लो, इस रूम के सेंटर में बराबर ये चार्ज पड़ा है Q, ठीक है, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, फाई इक्वल टू Q और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, अब उसने कहा कि एक से बताओ एक सरफेस से कितना पास होता है, तो टोटल 6 सरफेस होती है, ठीक है, तो 6 आप क्या करोगे 6 का डिवाइड कर दो, अब 5 इक्वल टू ये था तो ये 6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड क्या, इसका डायग्राम क्या होगा, जैसे कि भाई ये है, इसके बराबर बीच में पड़ा है कहीं पे, ये अंदर बीच में पड़ा है, ध्यान रखना बीच में रखा हुआ, ठीक है। अब आ जाता हूं एट सरफेस यानी कि सतह पर, यानी कि कोई भी एक, जैसे ये सरफेस है इसके सेंटर पर रख दिया मैंने, तो ढंग से सोचना, ढंग से सोच के करेंगे तो पहले टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा, फाई इक्वल टू, ठीक है, ऊपर क्या लिखते हैं चार्ज और अपॉन में क्या लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चार्ज कितना होगा, देखो ध्यान दो, ये आप समझ लो, ये आपका बॉक्स जो होगा इसके इस सरफेस पर आपने यहाँ बॉल रख दी, ये गोला रख दिया अंदर, तो उसका आधा गोला बाहर रहेगा और आधा गोला अंदर दिखेगा। ठीक है, ध्यान से समझना, उसका आधा गोला बाहर और आधा गोला अंदर रहेगा। तो अपने को पता है जब अपन फ्लक्स निकालते हैं तो उस सरफेस से जो बाहर होता है हिस्सा, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, उसके अंदर वाले हिस्से से मतलब है। तो आपका अंदर हिस्सा कितना है, हाफ, आधा हिस्सा, यानी कि अगर गोला टोटल Q का है तो Q/2 बाहर है और Q/2 अंदर है, तो यहां पर कितना आ जाएगा Q/2, तो ये हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट।
अब वही ये टोटल निकला उस क्यूब में से, पर आप अगर एक सतह से बोलते, एक सतह या एक सरफेस से, तो ये चीज कितनी हो जाती 5/। अब ध्यान देना, ये गोला जिस सरफेस पर रखा हुआ है उससे तो पास होगा नहीं, बाकी जगहों से पास होगा। तो एक जो दीवार है वो काम में आ रही है, बाकी 5 दीवारें बच गई, तो 5 का डिवाइड कर दो आप, तो ये क्या हो जाएगा 1/5 इंटू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्यू अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, थर्ड आता हूं, एट एज यानी कि किनारे पर। अगर मैंने किसी के किनारे पर रख दी, मतलब किसी लाइन पर रख दिया, किसी भी एक लाइन पर मैंने उसको रख दिया, तो क्या होगा, तो देखो पहले 5 इक्वल टू क्या होगा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और क्यू कितना होगा। तो ध्यान दो, ध्यान देना, जैसे आपके पास ये सरफेस का ये वाला किनारा होगा, आपने यहां पर सरफेस को रख दिया, चार्ज को रख दिया, ठीक है। तो आप खुद सोचो, ये बॉल आपके पास, आपने यूं काटा, पहले आधी हो गई, फिर आपने यूं काटा और आधी हो गई, तो आपके पास अंदर सरफेस के अंदर चार्ज कितना होगा Q/4। आप ढंग से सोचो, आपने एक नींबू ले लिया, आपने पहले यूं काटा और फिर यूं काटा, तो यहां पर जो हिस्सा होगा ऊपर वो कितना होगा 1/4 हिस्सा ही तो होगा। तो आपके पास क्या आ गया Q/4, तो आपका क्या हो जाएगा Q/4 एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल होगा, और आपको वही सतह से कितना निकलेगा, यानी कि सरफेस से। ठीक है, तो देखो 5/। अब ध्यान दो, ये कितनी सरफेस को टच कर रहा है, 2 सरफेस को, तो बची कितनी 4, तो आप कितना डिवाइड करोगे यहाँ पर 4, तो ये आपका 1/4 इंटू Q/4 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q/16 एप्सिलॉन नॉट आपके पास है। फोर्थ पार्ट कहा जाएगा एट कॉर्नर, शीर्ष पर, यानी कि आपने जैसे कि ये हिस्सा है, यहां पर आपने रख दिया, ये आपका हिस्सा होगा ना, ये 3 दीवारों का, ये 3 दीवारों का हिस्सा इस कॉर्नर पर रख दिया, तो कॉर्नर पर रख दोगे तो क्या होगा, यहां पर होगा 5 निकालते, देखो 5 इक्वल टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप खुद सोचो, आपने पहले काटा आधा, फिर यूं काटा, फिर आधा, और फिर यूं काटा, देखो यूं काटा है आपने, तो कितनी बार काटा 3 बार, तो इससे कितना हो गए आधा, फिर आधा, फिर आधा, तो 1/8 यानी कि Q/8, तो ये कितना हो जाएगा Q/8 एप्सिलॉन नॉट। अब वही 5 एक सतह से या फिर सरफेस से कितना निकलेगा, तो 5/। तो देखो 3 दीवारें तो ये टच कर रहा है, बची 3 दीवारें, तो यहाँ 3 का डिवाइड कर, तो 1/3 इंटू Q/8 एप्सिलॉन नॉट यानी कि Q/24 एप्सिलॉन नॉट आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं तो वापस वीडियो को देखो और इसको क्लियर करो, ठीक है, नोट कर ले आप।